नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, पिछली क्लास में क्या हुआ था। देखिए हमने इसमें प्रक्षेप गति में पढ़ा दिया था। प्रक्षेप का सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का जो पथ है ये कौन सा, ये किस प्रकार का होता है, परवलयाकार होता है, परवलय का आकार का होता है और ये एक पूरा डेरिवेशन है। और इसके बाद पढ़ाया था कि प्रक्षेप का उड्डयन काल, उसका फार्मूला निकल के आता है, बात समझ रहे हैं, उसकी परिभाषा बताए थे और कैसे डेरिवेशन बनता है वो बताए थे। अब देखिए आज के इस टॉपिक में छोटा टॉपिक है प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई देखेंगे, बात समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप की ऊंचाई ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा लिख लें, इसके बाद जो है समझा रहे हैं। देखिए प्रक्षेप की ऊंचाई साफ साफ जो है प्रदर्शित हो रहा है कि ये जो उच्चतम बिंदु है, प्रक्षेप का सबसे उच्चतम बिंदु क्या ये बिंदु है, ये इससे अधिक उच्च बिंदु नहीं है इस प्रक्षेप में, बात समझ रहे हैं ना। तो प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु की प्रक्षेप गति में सबसे उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है, बात समझ रहे हैं ना। चलिए लिख रहे हैं इसको। प्रक्षेप पे गति में, प्रक्षेप पे पथ में, प्रक्षेप पे पथ में, प्रक्षेप पे पथ में प्रक्षेप की उच्चतम बिंदु, प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु, प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से, प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई, प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। ये परिभाषा है, बहुत छोटी परिभाषा, बिल्कुल शार्ट तरीके से अच्छी परिभाषा, इसको ध्यान रखिए। प्रक्षेप पे पथ में, ये प्रक्षेप पे का पथ है, ये कौन सा पथ है भाई, प्रक्षेप पे पथ है, बात समझ रहे हैं ना। ये कैसा पथ है आपका, प्रक्षेप पे पथ है। तो प्रक्षेप पे पथ में, बात समझ रहे हैं ना, प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की, प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की, ये बिंदु कौन सा, उच्चतम बिंदु है। प्रक्षेप पे पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है, प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है। इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है, इसे एच से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिएगा यहां से ऊंचाई एच का मान निकालना है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से यहां तक चलने में कितना समय लगता है, यहां से यहां तक कल के डेरिवेशन बताया गया था, आप बिल्कुल लगातार क्रम से डेरिवेशन देखिए, बात समझ रहे हैं ना। कल की क्लास में हमने बताया था कि उच्चतम बिंदु तक पिंड को पहुंचने में स्मॉल टी का समय लगता है और स्मॉल टी का लौटने में ही लगता है। तो प्रक्षेप का उड्डयन काल कुल समय कितना हो गया था, टी प्लस टी बराबर 2t हो गया था। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, स्मॉल टी का। और यहां पर प्रारंभिक वेग u है, इसके दो घटक, इसका पहला घटक क्षैतिज वेग, क्षैतिज प्रारंभिक वेग या क्षैतिज प्रारंभिक घटक, ये प्रारंभिक वेग u है। तो इसका क्षैतिज घटक कितना हो गया, u cos थीटा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से यदि ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग की बात करें तो ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग u sin थीटा, और इस बिंदु पर क्षैतिज वेग v है, और इस बिंदु पर तनिक भी ऊपर नहीं जा रही वस्तु, ऊर्ध्वाधर नहीं जा रही तनिक भी, इसलिए इस बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर क्षैतिज वेग केवल होगा और ऊर्ध्वाधर वेग vy बराबर क्या है, 0 है। अब देखिए ऊर्ध्वाधर गति के लिए कौन सी गति लेंगे भाई, जब वस्तु जो है प्रक्षेप पे गति करती है तो सदैव दो गतियां होती हैं, क्षैतिज गति भी होती है वस्तु में, ऊर्ध्वाधर गति भी होती है, ऊपर भी जाती है, बात समझ रहे हैं, आगे भी बढ़ती है। तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से, तो देखिए यहां से हमारे पास जो है, ध्यान से देखिएगा भाई,
तो तृतीय समीकरण ध्यान से देखेंगे भाई। तृतीय समीकरण एक्चुअली में क्या होता है, गुरुत्वाधीन गति की बात कर रहे हैं। गुरुत्वाधीन गति में जब पिंड नीचे से ऊपर जा रहा होता है, जब पिंड नीचे से ऊपर जा रहा होता है, तो तृतीय समीकरण क्या होता है, v² बराबर u² माइनस 2gh होता है। ध्यान रखिए भाई, समझ रहे हैं ना, तीनों समीकरण ध्यान रखिए। गुरुत्वाधीन गति में जब पिंड नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो v² बराबर u² माइनस 2gh। अब कौन सी गति की बात कर रहे हैं, दो गतियां होती है सदैव, क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग, देखिए ऊर्ध्वाधर वेग यहां पर क्या है, 0 है। क्षैतिज वेग यहां पर क्या है, अंतिम क्षैतिज वेग, ये अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0, अंतिम क्षैतिज वेग vx बराबर v, और यहां पर ये प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग u sin थीटा है। तो यहां से ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं, इसलिए v के स्थान पर क्या लग जाएगा, vy² बराबर u के स्थान पर uy² और माइनस 2gh। अब देखिए vy ऊर्ध्वाधर की बात कर रहे हैं भाई, ऊपर की तरफ की बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति। तो ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग कहां जो कितना है, 0 है, बराबर यहां से ये जो है ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग, यहां पर देखिए क्षैतिज प्रारंभिक वेग u cos थीटा, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग u sin थीटा, तो uy के स्थान पर कितना हो गया, u sin थीटा हो गया। बात समझ रहे हैं ना। इसका मान एक्चुअली पिछले वीडियो में ux बराबर इतना बताया गया था, इसको कितने इसके बराबर बताया गया था, ui बराबर इतना बताया गया था। ऊर्ध्वाधर वेग को, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग को ui और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वेग को, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक जो है ये क्षैतिज प्रारंभिक वेग को ux कहते हैं। तो देखिए ui का मान u sin थीटा, वर्ग लगा है तो क्या लगा देंगे, वर्ग माइनस 2gh। देखिएगा एक बार, v² बराबर u² माइनस 2gh, ये तृतीय समीकरण होता है। और ऊर्ध्वाधर गति के लिए तृतीय समीकरण लगा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर, इसलिए ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग, ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग v के स्थान पर vy और ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग u के स्थान पर uy² बराबर माइनस 2gh। अब ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग कितना होता है, 0 होता है, 0 रख दिया। और ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग कितना होता है, ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग u sin थीटा और क्षैतिज प्रारंभिक वेग u cos थीटा। बात समझ रहे हैं, इसका क्षैतिज घटक कितना और इसका जो है u प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u sin थीटा, इसलिए uy के स्थान पर क्या हो गया, u sin थीटा। इसको इधर ले आइए तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, u², ये देखिए पाई u का वर्ग कीजिए तो u² और क्या बनेगा, sin थीटा का वर्ग कीजिए तो sin² थीटा। h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर u² sin² थीटा और 2g गुणे में इसको इधर ले आइए तो भाग में हो गया, 2g हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए फार्मूला हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो इसमें बहुत सरल है, आप यहां से करेंगे क्या, प्रक्षेप की ऊंचाई यदि आ रहा है, प्रक्षेप की ऊंचाई, तो करना क्या है, बिल्कुल समझ लीजिए। प्रक्षेप की ऊंचाई के लिए कंडीशन आ रही है, तो प्रक्षेप की ऊंचाई में लिखना है सीधा सा, प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु, समझ रहे हैं ना। प्रक्षेप पथ में, ये देखिए प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप पथ में उच्चतम बिंदु की पृथ्वी तल से ऊंचाई ही प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। इसे h से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए यहां से यहां तक के लिए क्या लगाएंगे, गति का तृतीय समीकरण लगाएंगे। ऊर्ध्वाधर गति के लिए गति का तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण लगा दो। क्या होता है, गुरुत्वाधीन गति में जो है जब पिंड नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो v² बराबर u² माइनस 2gh। अब यहां से ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं, तो ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। और ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग क्या है, 0 है। ये देखिए ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग ऊपर तनिक भी नहीं, सब बिल्कुल क्षैतिज जा रहा है उच्चतम बिंदु में, तो ऊर्ध्वाधर अंतिम वेग 0 है। और ऊर्ध्वाधर प्रारंभिक वेग कितना, u sin थीटा, वर्ग लगा तो वर्ग लगा दिया, माइनस 2gh हो गया। अब यहां से इसको इधर ले आए, 2gh बराबर u का वर्ग u² sin थीटा का वर्ग sin² थीटा, 2g गुणे में इसको इधर ले गए तो u² sin² थीटा पान 2g। अब देखिए अगले वीडियो में हम भाई प्रक्षेप की ऊंचाई हो गई है, अब प्रक्षेप की परास आएगी कंडीशन। बात समझ रहे हैं ना, प्रक्षेप का परास और कर लेंगे, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यदि बढ़िया वीडियो आपको समझ में आ गया है तो नीचे जो है लिखेंगे भाई समझ में आ गया है। इससे थोड़ा पता चलता है कि कितना आप जो है कितना कर रहे हैं, कितना जो है समझ में आ रहा है आपको। बात समझ रहे हैं ना।